फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम बात करेंगे लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से लेवल पाए जाते हैं एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में। तो पहला लेवल आप देख ही रहे हैं, केमिकल लेवल। दूसरा सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिज्म लेवल। तो पहले हम देखेंगे केमिकल लेवल में क्या क्या चीज़ आती हैं या होती हैं। तो केमिकल लेवल हम उसको बोलते हैं जिसमें एटम, बहुत सारे एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान भाषा में मैं समझाता हूँ। अगर किसी को फिर भी समझ में ना आए तो वो मुझे कमेंट्स कर सकता है। तो केमिकल लेवल क्या है, जिसमें बहुत सारे एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसको हम केमिकल लेवल बोलते हैं। उसके बाद आता है सेलुलर लेवल। तो सेलुलर लेवल यानी कि इसमें सेल की फॉर्मेशन होगी। कैसे होगी? तो जब बहुत सारे एटम ने मिलकर मॉलिक्यूल बनाया, उसके बाद बहुत सारे मॉलिक्यूल ने मिलकर एक सेल बनाया। और सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये सभी जानते हैं, इसमें मैंने ये लिखा नहीं है, ये बस मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। सेलुलर लेवल क्या होता है, जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर एक सेल बनाते हैं। उसके बाद आता है अपना टिश्यू लेवल। इसके बारे में सभी बच्चे जानते होंगे जिन्होंने 8 और 10 क्लास में ठीक से पढ़ाई की होगी, कि जब बहुत सारे सेल मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं, जब बहुत सारे सेल एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक टिश्यू बनाते हैं। उसके बाद ऑर्गन लेवल में बहुत सारे टिश्यू इकट्ठे होकर मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम, अब इसको सभी जानते होंगे कि बहुत सारे ऑर्गन जब एक साथ काम करते हैं तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और एक ऑर्गन सिस्टम के बाद बनता है ऑर्गेनिज्म लेवल, जो कि ऑल सिस्टम टुगेदर मेक्स एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि सारे सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, यानी कि जीता जागता प्राणी। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू वेरियस बॉडी सिस्टम। अभी मैंने आपको बताया ही था कि जो बॉडी सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम या बॉडी सिस्टम में से एक ही चीज़ है। ये दो अलग अलग वर्ड से ही जाना जाता है, बॉडी सिस्टम या ऑर्गन सिस्टम, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो अब ये ऑर्गन सिस्टम हैं कौन कौन से, जो कि एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो अब हम देखेंगे कौन कौन सा ऑर्गन सिस्टम है। पहला आता है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, तीसरा मस्कुलर सिस्टम, चौथा नर्वस सिस्टम, पांचवा एंडोक्राइन सिस्टम, छठा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सातवां लिम्फेटिक सिस्टम, आठवां रेस्पिरेटरी सिस्टम, नाइन्थ डाइजेस्टिव सिस्टम, 10th यूरिनरी सिस्टम एंड 11th रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सभी बच्चे इसको याद कर लें। इनसे ये सिस्टम बिल्कुल टिप पर होने चाहिए सभी बच्चों के। ये आगे भी बहुत हेल्प करते हैं, जब आप इंटरव्यू वगैरह देने जाओगे तो ये उसमें पूछे जाते हैं ज़्यादातर कंपनीज़ में। तो फ्रेंड्स चलिए आगे चलते हैं। जो मैंने अभी आपको सिस्टम बताए हैं, उन सिस्टम जो वो हैं तो उनके अंदर क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, ये बात करेंगे अब हम। तो सबसे नंबर 1 पर है, सबसे पहले है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। इसमें क्या होता है, प्रोटेक्ट द बॉडी, इट इंक्लूड्स हेयर, स्किन एंड नेल्स। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का मेनली जो वर्क होता है वो होता है कि हमें प्रोटेक्ट करना बॉडी को, जैसे कि हेयर, स्किन एंड नेल्स। अभी स्किन हमें बहुत सारी चीज़ों से बचाती है, बाहर के बैक्टीरिया वगैरह, इसके बारे में अभी आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा सभी चीज़ों के बारे में। फिलहाल इतना ही आप याद करें कि इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम प्रोटेक्ट द बॉडी, इट इंक्लूड्स हेयर, स्किन एंड नेल्स। देन स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम के बारे में सभी बच्चे जानते ही हैं, जो हमारी हड्डियों का ढांचा है, वो हमारे शेप देता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है चीज़ों से। जैसे कि अगर हमारे अंदर हड्डी ना होंगी तो हम कैसे चल पाते, कैसे बोल पाते, कैसे खा पाते, कैसे पी पाते, फिर तो हम एक लिक्विड हो जाते हैं ना। तो स्केलेटन सिस्टम गिव्स शेप टू द बॉडी एंड प्रोटेक्ट ऑर्गन्स। देन मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि मसल्स जो हैं हमारे, वो सभी मस्कुलर सिस्टम में आते हैं। और ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ये बॉडी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अलग अलग टाइप के मसल्स होते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, मस्कुलर सिस्टम में आते हैं वो। फिलहाल के लिए यही कि हेल्प्स इन बॉडी मूवमेंट। देन नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स और कोऑर्डिनेट बॉडी एक्टिविटीज़। देन एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल्स बॉडी फंक्शंस यूजिंग हार्मोन्स। अच्छा, एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, हमारी बॉडी अलग अलग हार्मोन्स रिलीज़ करती रहती है, कुछ डायरेक्ट ब्लड में करती है, कुछ दूसरे तरीके से करती है। उसका मेन वर्क ये होता है कि वो हमारी बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता है। देन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियो मीन्स हार्ट, वास्कुलर मीन्स वेसल्स। तो सीधी सी बात है, सर्कुलेट्स ब्लड, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। यानी कि हमारा हार्ट, वेसल्स, नर्व्स, ये जितने भी
इनके अंदर जो ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई जो होती है वो सब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर आती है। लिम्फेटिक सिस्टम प्रोटेक्ट्स द बॉडी एंड हेल्प्स इन इम्यूनिटी। लिम्फेटिक सिस्टम का काम होता है कि जो हमारी बॉडी में बाहर से कुछ बैक्टीरिया या कुछ भी अननेसेसरी चीज़ आ गई है उससे उसको वो प्रोटेक्ट करती है, या अगर जैसे कि हमें बुखार हो रहा है, बीमारी होने वाली है, तो उसको वो उससे फाइट करती है। ये लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आता है, इसीलिए यहाँ प्रोटेक्ट्स द बॉडी एंड हेल्प्स इन इम्यूनिटी। इम्यूनिटी बूस्टर जैसे मार्केट में आते भी हैं, तो वो लिम्फेटिक सिस्टम को ही हेल्प करते हैं वर्क करने में। रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स इन ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, अंदर क्या एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है। डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली वर्क्स फॉर टू डाइजेस्ट फूड एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो हम खाते हैं, जो हम न्यूट्रिएंट लेते हैं खाने के ज़रिए, उसको पचाने का और उसको एब्जॉर्ब करने का, ताकि न्यूट्रिएंट जो हम खा रहे हैं वो बॉडी को मिल जाएं, ये सारा काम डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। यूरिनरी सिस्टम का काम होता है रिमूव वेस्ट एंड मेंटेन फ्लूइड बैलेंस, यानी कि ये हमारी बॉडी में से वेस्ट को बाहर निकालता है जैसे कि यूरिया वगैरह, और मेंटेन फ्लूइड बैलेंस, ये हमारे बॉडी में पानी की कमी होने से रोकता है। यूरिनरी सिस्टम में ये हमारा आता है। आगे पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प्स करता है प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि नई ऑर्गेनिज्म को बर्थ देने में रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प करता है। बेसिक प्रोसेस ऑफ लाइफ के बारे में हम बात करेंगे कि हमें ज़िंदा रखने के लिए जितनी भी यूसेज लगता है वो क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा यहाँ मेटाबॉलिज्म। तो हम देखेंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। कि मेटाबॉलिज्म वो प्रक्रिया होती है जिसमें हमारी बॉडी की केमिकल रिएक्शंस आती हैं। केमिकल रिएक्शंस जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, हम सूसू कर रहे हैं, हम पोटी कर रहे हैं, वो सब केमिकल रिएक्शंस में आती हैं। तो वो केमिकल रिएक्शंस किसके अंदर आती है? मेटाबॉलिज्म के अंदर। यानी कि हमें ज़िंदा रहने के लिए जितना भी बॉडी अंदर रिएक्शंस होती रहती हैं वो सब मेटाबॉलिज्म में आती हैं। अब भैया ये देखेंगे कि वो रिएक्शंस होती कौन कौन सी हैं, मतलब मेटाबॉलिज्म के भी अभी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे मेटाबॉलिज्म के भी दो पार्ट होते हैं, इसको मैंने डिवाइड करके सिंपल करने के लिए लिख दिया है, डिवाइड इनटू टू टाइप्स। क्या क्या है वो? कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। अब देखेंगे कैटाबॉलिज्म क्या है। कैटाबॉलिज्म भैया, कैटाबॉलिज्म से आपको खुद ही इससे आप आइडिया लगाना, इसको याद रखने के लिए कैट CAT यानी, और इसको या फिर करो CUT कट, यानी कि जहाँ पे भी कोई चीज़ टूटेगी, जहाँ पे भी ब्रेक डाउन होगा वो आएगा कैटाबॉलिज्म में। यानी कि कोई बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ बन रही है, इसका मतलब कैटाबॉलिज्म हुआ। यानी कि आपने एक सेब खाया, अब आप सेब पूरा का पूरा तो खाओगे नहीं, उसको आप पहले चबाओगे, जब उसके छोटे छोटे पीस हो जाएंगे उसके बाद वो पेट में जाएगा। पेट में जाने के बाद भी वो और छोटा होगा, स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज होगा। तो ये सब कुछ जो भी उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, जितनी जगह भी हो रहा है, वो सब आएगा कैटाबॉलिज्म में। अब आओ एनाबॉलिज्म, हमने दो की बात करी थी ना। मेटाबॉलिज्म इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म क्या हो गया? जहाँ पे भी ब्रेक डाउन हो रहा है, जहाँ पे भी कोई बड़ी चीज़ छोटी हो रही है, वो आ गया कैटाबॉलिज्म में। एनाबॉलिज्म या फिर एडिशन, एनाबॉलिज्म या फिर एडिशन। एनाबॉलिज्म यानी कि फॉर्मुलेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंस, यानी कि जब भी कोई छोटी चीज़ से हमारी बॉडी बड़ी चीज़ बनाएगी वो एनाबॉलिज्म में आएगा। अब आप सोचेंगे छोटी चीज़ से बॉडी कैसे बड़ी चीज़ बनाएगी, ये तो समझ में आ गया कि भाई खाना खाया तो बड़ी चीज़ थी, वो छोटी हमने पहले चबाई, छोटी हुई, फिर पेट में गई और छोटी हुई। मगर ये एनाबॉलिज्म, ये बना कैसे रही है बॉडी, यहाँ सोचना पड़ेगा। ये देखो भाई, जो जिम जाते हैं लोग वो जानते होंगे कि अमीनो एसिड आता है, वो क्या बनाता है? प्रोटीन। कैसे बनाता है? कि अमीनो एसिड छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके एक प्रोटीन बनाते हैं। अब याद रखना, एनाबॉलिज्म यानी कि एडिशन, यानी कि अमीनो एसिड, यानी कि अमीनो एसिड से बना प्रोटीन। तो मेटाबॉलिज्म, ऑल केमिकल रिएक्शंस occurs in the body is known as metabolism. It is divided into two types, catabolism and anabolism. What is catabolism? Catabolism is equal to कटिज्म मतलब ब्रेकडाउन मतलब छोटे से बड़े से छोटा होना। एंड देन एनाबॉलिज्म, व्हाट इज एनाबॉलिज्म? एनाबॉलिज्म मतलब एडिशन मतलब फॉर्मुलेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंस। अब आगे देखेंगे और कौन सी चीज़ है भैया जो ज़िंदगी को ज़िंदा रखने में काम करती है। वो है रिस्पॉन्सिवनेस, एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रिएक्ट टू चेंज
दे आर ऑफ टू टाइप्स। पहले हम देखेंगे रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कि जब भी हम किसी चीज़ पर रिस्पॉन्स करते हैं, अगर हम रिस्पॉन्स ना करते तो हमें कैसे पता लगता। जैसे कि हम देखेंगे हमें भूख लगी तो हम रिस्पॉन्स करेंगे कि भाई, हमारा दिमाग कहेगा हमसे कि भाई कुछ खाओ, भूख लगी, मगर हमने खाना खाया, दिमाग ने कहा कि कुछ चाहिए, तो ये हमारा रिस्पॉन्स हो गया कि हमारे ब्रेन ने रिस्पॉन्स करा कि भाई कुछ पेट में डाल, भूख लगी है। तो ये रिस्पॉन्सिवनेस भी हमें ज़िंदा रखने के लिए काम आती है। फिर हम देखेंगे और क्या है भैया, और है एक्सटर्नल। अच्छा, रिस्पॉन्सिवनेस इज़ ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, ये भी दो टाइप्स की होती है रिस्पॉन्सिवनेस। एक होती है एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिवनेस, एक होती है इंटरनल। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया वो एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिवनेस का था। कैसे? एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों का ही था। कैसे? भूख लगी, इंटरनल रिस्पॉन्स हुआ, ब्रेन को सिग्नल गया भूख लगी है, और फिर हमने बाहर से खाना खाया, तो वो एक्सटर्नल हो गया कि हमने खाना खाया। तो इसका मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिवनेस का। एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रिस्पॉन्स टू आउटसाइड चेंजेस। जैसे कि आपने कहीं आप गए, आपके हाथ में परहेज़ थी, आप परहेज़ कर रहे थे, मगर मम्मी डांटने लगी। जल्दी जल्दी में आपके परहेज़ करते हुए हाथ पे जैसे ही परहेज़ लगी तो एकदम से आपका हाथ जला, तो एकदम से आपने कहा आउच। तो ये हुआ एक्सटर्नल रिस्पॉन्स। अब इंटरनल रिस्पॉन्स क्या होगा भैया, इसमें हम पढ़ेंगे। आप आए बाहर से, डिग्री हो रही थी, टेम्परेचर हो रहा था बहुत ज़्यादा हाई, 40 डिग्री सेल्सियस। आपने आते ही तुरंत पसीनों में आप लथपथाए, एसी चलाया। तो क्यों चलाया? क्योंकि पसीना आए। पसीने क्यों आए? गर्मी लगी। तो ये गर्मी से लगकर जो पसीने का आना है, इसे कहेंगे इंटरनल रिस्पॉन्स। इसमें आपने तो कुछ करा नहीं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लगी और आप सिकुड़ने लगे और आपको शेकिंग चिल्स आने लगे, तो वो कहेंगे इंटरनल रिस्पॉन्स। फिर आगे बात करेंगे और क्या चीज़ है भाई जो हमें ज़िंदा रखने के लिए काम करती है, वो है मूवमेंट। मूवमेंट यानी कि कैसी मूवमेंट? चेंज इन पोजीशन ऑफ बॉडी और बॉडी पार्ट्स, यानी कि आपके हाथ का हिलना, पैर का हिलना, सर का हिलना, सर का घुमाना, ये आता है मूवमेंट में। तो ये भी हमें हेल्प करती है ज़िंदा रहने के लिए। अगर हम मूव ना करते तो हम कैसे खाना खाते, कैसे खाना लाते, कैसे हम खाना पकाते। तो ये आ गया मूवमेंट में। फिर आती है ग्रोथ। ग्रोथ यानी कि इंक्रीज इन बॉडी साइज और नंबर ऑफ सेल्स। अगर हमारी ग्रोथ ना होती, हम बच्चे के बच्चे ही रहते, तो कैसे हम ज़िंदगी अपनी गुजर करते। उसके लिए ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हमारी ग्रोथ नहीं होगी तो हम कैसे बड़े होंगे, और फिर हम कैसे खाना खाएंगे, या खाना के लिए कमाएंगे, या कैसे खाना बनाएंगे। तो ग्रोथ। फिर आगे आते हैं, ग्रोथ के बाद क्या है भाई जो हमें ज़िंदा रहने के लिए काम में करती है, वो है डिफ्रेंशिएशन, यानी कि सेल्स बिकम स्पेसिफिक इन फंक्शन। जब हम छोटे होते हैं तो ऐसा होता है, जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं वो लगभग एक सा सही काम करते हैं। उनमें ज़्यादा उन्हें पता नहीं कि हमें क्या करना है, क्या करना है। जैसे छोटा बच्चा पढ़ाई करता है ना, उसे नहीं पता हमें क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मगर जैसे जैसे वो हाई स्टैंडर्ड्स में जाने लगता है, वो सोचने लगता है भाई मुझे क्या करना है। तो कोई डॉक्टर बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई कुछ भी नहीं बनता, नेता बन जाता है। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी में सेल भी ऐसे ही काम करते हैं, उन्हें पता नहीं होता, मगर फिर जैसे जैसे वो ग्रोथ करने लगते हैं तो वो अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन प्ले करने लगते हैं बॉडी में। जैसे कि आप जानते होंगे अल्फा सेल, बीटा सेल, और हमारे जो ब्लड में होते हैं वो अलग तरह के सेल होते हैं, वाइट बीसीज, आरबीसीज, ये सब टाइम टू टाइम सेल अपना फंक्शन प्ले करने लगते हैं अलग अलग। फिर एक जो लाइफ के लिए ज़रूरी है वो आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या है वो आप सब कुछ जानते हैं, मैंने आगे पिछली बार भी बताया था। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अ प्रोसेस इन विच न्यू इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स, यानी कि जब किसी बच्चे को अब बर्थ होता है, वो भी हमें लाइफ के लिए एक ज़रूरी होता है, बेसिक प्रोसेस ऑफ लाइफ में ही आता है। तो ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही।